Hello everyone. Now let's see deductions to be made in computing total income. इसको शॉर्ट में अपन कहते हैं चैप्टर 6A डिडक्शंस. ओके, ये उसका बड़ा नाम है, उस पर मत जाओ. इन शॉर्ट वी कॉल इट एज चैप्टर 6A डिडक्शंस. ओके, या उसको डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम भी कहा जाता है. तो ये चैप्टर शुरू करने के पहले एक बेसिक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. उसको फॉलो करेंगे आप तो आपके आंसर्स हमेशा सही आएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर इट्स अ बिग रिस्क. ओके, तो ये बात को समझो. हाँ, जो मैं आपको समझाने वाला हूं उसको अच्छे से लिख के भी रखो एक रजिस्टर के अंदर परमानेंटली, और हर थोड़े दिन में इसको देखते रहने का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी तक हमने क्या किया है कि हेड्स ऑफ इनकम में हमने इनकम निकाली है, जो कि अपने 5 हेड्स है. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड आईओएस. ठीक है, तो ये पांचों हेड आपने पहले निकाले, फिर उसमें आपने क्लबिंग भी किया है एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी कर चुके हो. तो आफ्टर ऑल द क्लबिंग एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो नेट बचा है वो इधर आया है. ये सबको एडअप कर दो तो इसको क्या बोलते हैं अपन? जीटीआई बोलते हैं, है ना. यहां तक अपन पहुंच चुके हैं. वी हैव सीन द 5 हेड्स, वी हैव सीन क्लबिंग प्रोविजंस एंड वी हैव आल्सो सीन, ऑफ कोर्स ये फाइनल में सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी हम नहीं देखते, दे आर आईपीसीसी लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल के हैं. जो इंटर में आपने पढ़े होंगे उसको एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं भी के तो चलता है, कोई मतलब नहीं है. ये 3 बेसिकली फाइनल में आते हैं, तो वो हमने देखे डिटेल में. आपको मिल गया है ग्रॉस टोटल इनकम, राइट. अब ये ग्रॉस टोटल इनकम से क्या करना है? तो आप कहेंगे सर चैप्टर 6 से रिडक्शन क्लेम करना है. नहीं, रुक जाओ. अब ये जो जीटीआई आया है, इस जीटीआई को हम स्प्लिट करेंगे. Now this is the very important point. हाँ, ये हमेशा फॉलो करना तो आपके आंसर हमेशा सही आएंगे. इसको स्प्लिट करना है बिटवीन इनकम्स एंटाइटल्ड फॉर चैप्टर 6A डिडक्शंस एंड incomes not entitled for chapter 6A deductions. कुछ इनकम्स ऐसे हैं जो एंटाइटल्ड है, जिसमें से चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलता है, और कुछ इनकम ऐसी है जिसमें से नहीं मिलता. तो ये जीटीआई में ये इतने सारे इनकम्स है, तो इतने सारे इनकम्स में से कुछ ऐसे भी होंगे जो एंटाइटल नहीं है. तो जो नहीं है उसको अपन अलग कर देंगे, और जो बच गया वो एंटाइटल्ड है. जैसे सैलरी में से चैप्टर 6 से रिडक्शन मिलते हैं क्या? यस. हाउस प्रॉपर्टी, यस. बिजनेस, यस. कैपिटल गेन में डिवाइड हो जाता है. तो यहां पर हालांकि ये चैप्टर अपन आगे पढ़ेंगे, रेट्स ऑफ टैक्स 1-2 चैप्टर के बाद आने वाला है आपका, रेट्स ऑफ टैक्स एंड स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स. तो उसके अंदर आप देखोगे कि कुछ इनकम्स है ऐसी कि जिसपे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है, और वो जो इनकम्स है उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको चैप्टर 6 से डिडक्शंस ये ईटीसी वाले पूरे नहीं मिलेंगे, आप क्लेम नहीं कर सकते हो. तो वो इनकम्स है बेसिकली, कुछ अभी मैं आपको बताता हूं, है टोटल 8-10 इनकम्स है. लेकिन जो काम के है जो नॉर्मली आते हैं एग्जाम में, वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसपे एसटीटी लगा होता है. शेयर्स वगैरह पे शॉर्ट टर्म गेन जो आता है जहां एसटीटी लगा होता है, 111A के अंदर कवर्ड है. उस पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 15% लगता है, और उसमें चैप्टर 6 से रिडक्शंस अलाउड नहीं है. फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला 112 में आता है. फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसपे एसटीटी लगा होता है वो 112A के अंदर आता है. फिर कैजुअल इनकम्स जो है लॉटरी वगैरह
वो 115 बीबी में आती है। फिर एक डिविडेंड इनकम है 10 लाख के ऊपर जो टैक्सेबल है। 10 लाख के ऊपर 115 आई थिंक बीबीडीए करके है, आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर लेना उसमें 115 बीबीडीए। फिर 115 बीबीई भी है जिसमें वो 68 69 सेक्शन वाली इनकम्स आती है। उसका भी सेक्शन मैं कभी कभी देखो गलती करता भी हूं, एवरीवन मेक्स मिस्टेक, बट यू चेक इट। ये दोनों को आप चेक कर लेना, उसके सेक्शन नंबर्स और पॉइंट को कोरिलेट कर लेना, ठीक है। एंड अ फ्यू मोर सेक्शंस आर देयर। ये बेसिकली काम के, तो ये इतने सारे सेक्शंस ऐसे हैं कि जिसमें स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स है, और ये जो इनकम्स है जिसपे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है, ये चैप्टर 6 से डिडक्शंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। तो करना क्या है कि अगर इनमें से कोई इनकम हमारे जीटीआई में है, लाइक लॉटरी विनिंग है या शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म गेन कौन सा है, एसटीटी वाला, तो फिर वो इनकम को अपन अलग से लिख देंगे, उसको यहां से हटा देंगे, अलग कर देंगे, और जो बच गया वो रहेगा एंटाइटल्ड। तो एंटाइटल्ड में बेसिकली क्या आता है, सैलरी, सैलरी के पूरे इनकम आते हैं, एचपी हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, देन कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म वाला, नॉन एसटीटी जिसपे एसटीटी नहीं लगा होता, वो अगर शॉर्ट टर्म गेन कोई है, जैसे लैंड वगैरह हमने बेचा शॉर्ट टर्म में, एसटीटी पे नहीं किया, लैंड पे एसटीटी लगता नहीं, वो नॉर्मल स्लैब रेट में आता, वो यहां पे आएगा, उस पे से मिलेगा चैप्टर 6 से रिडक्शंस। ओके, फिर लॉन्ग टर्म तो यहां आता ही नहीं, लॉन्ग टर्म चाहे एसटीटी वाला हो या नॉन एसटीटी वाला हो, दोनों ही उधर जाता है, स्पेशल रेट में जाता है। शॉर्ट टर्म गेन भी एसटीटी वाला है तो यहां जाएगा स्पेशल रेट में, नॉन एसटीटी वाला है तो यहां पे आता है। उसके अलावा फिर आईओएस में है, आईओएस में ये कैजुअल विजुअल को छोड़ के, डिविडेंड कैजुअल ये आईओएस वाले हैं, लेकिन उसको छोड़ दो तो बाकी फिर यहां पे आते हैं। नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम और कुछ रेंट वगैरह है तो वो इधर आएगा, ठीक है। तो ये वो सारी इनकम्स है जहां से चैप्टर 6 से रिडक्शंस अपने को मिलेगा। तो ये दोनों को अलग अलग कर दिया तो जीटीआई स्प्लिट हो गया। तो मान लो टोटल जीटीआई अगर 12 लाख है, उसमें से ये सब मिला के 8 लाख है, तो 8 लाख को अलग कर दो, 4 लाख को अलग कर दो। ऐसे पूरी वहां पे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमाउंट को स्प्लिट कर देना है, कितना अमाउंट इसमें जा रहा है और कितना अमाउंट इसमें आ रहा है। तो जो अमाउंट है उसको आप स्प्लिट कर देंगे। ये करने के बाद फिर यहां से अपन चैप्टर 6 से डिडक्शंस क्लेम करेंगे। तो लिखेंगे लेस चैप्टर 6A डिडक्शंस। कहां से, यहां से क्लेम करेंगे, इधर से, क्योंकि ये एंटाइटल वाले हैं तो यहां से क्लेम करेंगे। क्लेम करने के बाद फिर अपने को मिलेगा टोटल इनकम, और ये जो इधर आए ये तो सीधे सीधे टोटल इनकम में ही आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसको अपन वापस से ऐड कर देंगे तो अपने को ओवरऑल टोटल इनकम मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले दोनों अलग अलग आएंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे वापस से। वापस ऐड करना मत भूलना, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दूंगे, ठीक है। अब ये प्रोसीजर क्यों फॉलो करना है, ये शायद आपने इंटरमीडिएट में अगर मेरे से नहीं पढ़े होंगे, किसी और टीचर से पढ़े होंगे, तो शायद ये आपको ऐसा नहीं बताया होगा, उन्होंने कोई और तरीके से बताया होगा शायद, लेकिन बताया तो होगा ही। इसके 2 रीजन है करने के, स्प्लिट करने के 2 रीजन है। नंबर 1 कि ये जो अभी हम सेक्शन पढ़ेंगे टीए करके, जो टोटल चैप्टर 6 के रिडक्शंस होते हैं वो जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकते हैं ना। टोटल चैप्टर 6 के रिडक्शंस कैन नॉट एक्सीड द जीटीआई। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जीटीआई 12 लाख है, जिसमें से 8 लाख तो ये है, 4 लाख ये है, लेकिन चैप्टर 6 से रिडक्शन मिला के 5.5 लाख आ रहा है। तो अगर आप ये स्प्लिट नहीं करोगे और आप सीधा इसमें से अगर ये माइनस करोगे, तो यहां आप लिखोगे 12 लाख और ये 5.5, तो आप कहोगे 5.5 तो 12 से कम, अलाउ कर दो, पूरा अलाउ कर दूंगे, और मार्क्स हो जाएंगे 0। तो इसलिए ये स्प्लिट करना बहुत जरूरी है। तो एक रीजन वो है
कि टोटल चैप्टर 6 से रिडक्शंस कैन नॉट एक्सीड दी जीटीआई। तो जीटीआई कितना, ये वाला जीटीआई, दिस पार्ट ऑफ जीटीआई, नॉट फुल जीटीआई, है ना। तो जब हम कहते हैं कि चैप्टर 6 से रिडक्शंस कैन नॉट एक्सीड जीटीआई, दैट मींस एलिजिबल जीटीआई, नॉट द नॉन एलिजिबल जीटीआई। एक बात हुई। दूसरी बात ये कि अब ये जो बचा है, जो टोटल इनकम बचता है, ये टोटल इनकम जो बचा है उसमें ये वाले सारे इनकम्स हैं और ये वाला जो है इसका इतना अमाउंट यहां बचा हुआ है। तो ये जो अमाउंट इधर आता है ये नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स में जाता है। ये सारे इनकम जो है वो नॉर्मल रेट वाली इनकम्स है। तो नॉर्मल रेट में अगर कंपनी है तो 30% फ्लैट, पार्टनरशिप फॉर्म है तो 30% फ्लैट, इंडिविजुअल वगैरह है तो स्लैब रेट्स। तो ये जो इनकम है इस पे स्लैब रेट लगेगा और ये जो इनकम है इस पे स्पेशल रेट लगेंगे। तो ये टोटल इनकम में कंपोनेंट्स क्या क्या है, विच कंपोनेंट्स आर देयर इन दिस टोटल इनकम, वो भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना। तो अगर आप सीधा 12 लाख में से 2-3 लाख माइनस करके नेट निकाल लोगे तो नेट में कौन सा वाला कितना है वो समझ में ही नहीं आता। फिर रेट कैलकुलेशन जब करना होता है, कितने अमाउंट पे क्या रेट लगाना, तो वहां कंफ्यूजन पैदा होता है। तो वो भी इस मेथड से वो कंफ्यूजन हट जाएगा। आपको एग्जैक्टली मालूम है कि टोटल इनकम में मेरा नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स वाला इनकम कितना है और स्पेशल रेट वाले इनकम कितने हैं। आई नो, so once I know I can calculate the tax very easily। समझ में आ रहा है। तो ऐसा आप करोगे, आए ना समझ में, वेरी गुड। देखो एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूं आपको कैसे करना, कि अगर मेरा सैलरी इनकम 3 लाख रुपए है और पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी में वैसे देखो अलग अलग तरह के इनकम आते हैं लेकिन सभी नॉर्मल रेट वाले ही होते हैं और सब में से चैप्टर 6 से रिडक्शन मिलता भी है। इट मे बी स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, फिर इट मे बी नॉर्मल बिजनेस इनकम, इट मे बी दैट 44 एडी वाले इनकम भी हो सकते हैं, एस्टिमेटेड इनकम, और उसमें वो स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम भी हो सकते हैं 35 एडी वाले, जो बिजनेसेस है जहां 100% कैपिटल एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है ना। जो भी हो वो सब नॉर्मल में ही आता है। तो वो मिला के अगर और 3 लाख रुपए है और मेरे पास फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है एसटीटी पेड वाला, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शेयर्स के ऊपर 1,50,000, और मेरे पास लॉन्ग टर्म गेन भी है 3 लाख रुपए। तो इस तरह से मेरा जीटीआई टोटल कितना आ रहा है, 3 और 3 6 और 3 9 10 साढ़े 10, 10,50,000 आए। अब इसको मैं क्या करूंगा, पहले स्प्लिट कर दूंगा। तो कौन कौन नॉन एलिजिबल है, ये देखो एसटीटी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 नॉन एलिजिबल में आएगा। वहां ऊपर में पहले लिख देना नॉट एलिजिबल, हेडिंग में लिखना भूल गया हूं लेकिन आप लिखना एग्जाम में। और ये लॉन्ग टर्म गेन 3 लाख, ये नॉट एलिजिबल में चले जाएगा। जो बच गया वो यहां आएगा। तो यहां पे कितना अपन ऐसे सैलरी हाउस प्रॉपर्टी ऐसे लिखना मत, यहां पे बस लिख देना जीटीआई एलिजिबल फॉर चैप्टर 6 से रिडक्शंस। कितना बच गया, 3 और 4.5 गया, तो इधर 6 लाख आएगा। अब चैप्टर 6 से रिडक्शन जो भी अपने पास अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सेक्शंस, वो यहां से अपन एक एक करके क्लेम करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 80C में आपने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके रखा है और 80D के अंदर आपने मेडिकल इंश्योरेंस भी पे किया है मान लो 20,000 रुपए का, और बाकी अदर कोई कोई सेक्शन अवेलेबल है आपको, टोटल मिला के और मान लो कि 1 लाख है। तो ये पूरे अपन यहां से क्लेम करेंगे, ठीक है। फिर यहां से क्लेम करने के बाद अपने को इधर में टोटल इनकम आएगा, या उसको पहले बैलेंस लिखो, पहले आप उसको बैलेंस लिख दो। तो कितना गया, 2,70,000 गया, 6 लाख में से 2,70,000 गया, तो बचा कितना, 3,30,000। तो इधर 3,30,000 बचा और ये 4.5 लाख बचा इधर का। फिर इसको ऐड कर दो तो ये आपको मिलेगा देयरफॉर टोटल इनकम 7,80,000। ऐसा नहीं, तो इस तरह से अपन उसको लिखेंगे।
और अब देखो मुझे मालूम है कि मेरे 7,80,000 टोटल इनकम में क्या क्या कंपोनेंट्स है। मेरी नॉर्मल इनकम 3.5 लाख है, ये स्लैब रेट से टैक्स होने वाली है, और ये लॉन्ग टर्म गेन जो है वो 20% से टैक्स होने वाला है, और वो शॉर्ट टर्म गेन जो है वो 15% से टैक्स होने वाला है। सो आई नो एग्जैक्टली व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ माय टोटल इनकम। तो एक तो यहां भी मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, गलती नहीं करूंगा, तो एक गलती से बच गया। और अब जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स होगा वो भी अपना सही आएगा। और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे होगा, देखो इस पे 7,80,000 आया ना, इसमें कंप्यूटेशन कैसे करते हैं मैं बता देता हूं यहाँ। हालांकि ये हम बाद में पढ़ेंगे, रेट्स ऑफ टैक्स में पूरे ऐसे कैलकुलेशंस में आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, तो अलग अलग इनकम है इसलिए हमको लिखना पड़ेगा ए ऑन नॉर्मल इनकम्स ऑफ 3,30,000। तो नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट लगेगा, तो लिखेंगे 2.5 lakhs। मान लो जूनियर ही है पर्सन, 2.5 lakhs एट नील रेट इज इक्वल टू नील। और उसके ऊपर कितना है, 80,000 है, 80,000 एट 5%। सेकेंड स्लैब अपना 5% का है। कोई कहेगा सर हमने को नहीं मालूम, आपने सिखाया नहीं, सीए फाइनल में हो तो इतना तो मालूम ही होना चाहिए। नहीं भी मालूम समझ लो तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आगे, चैप्टर आएगा रेट्स ऑफ टैक्स, उसमें हम देखेंगे। तो 4,000 इधर आ गया, टोटल 4,000। फिर बी आएगा ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। ये एसटीटी पेड वाला जो होता है वो 111A के अंदर आता है, 15% रेट ऑफ टैक्स है। तो शॉर्ट टर्म गेन है कितना, 1.5 लाख रुपए है। सो 1,50,000 इंटू 15%, 22,500। और फिर सी आएगा ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, कितना है, 2 लाख है, इंटू 20%, 40,000। सो टोटल विल बी 4,000 प्लस 22,500 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 66,500। उसके अंदर फिर आप ऐड कर दो, ऐड 4% सेस। आजकल उसका नाम हो गया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% से लगता है, 2660। सो टोटल 69,160 आया समझ में। तो इस तरह से अपने को कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्लियर? क्या करना है, जीटीआई निकालने के बाद उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करना है। इनकम्स नॉट एलिजिबल फॉर चैप्टर 6 से डिडक्शन को अलग कर देना है, और बाकी जो बच गया वो एलिजिबल है। फिर जो एलिजिबल है उसमें से चैप्टर 6 से डिडक्शन क्लेम करेंगे, और क्लेम करने के बाद बैलेंस निकलेगा। फिर ये बैलेंस और वो बैलेंस मिला के टोटल इनकम आ जाएगा। फिर टोटल इनकम के ऊपर अपन टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल। चलो तो फिर वापस आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो सबसे पहले 2-3 सेक्शन है वो इस लेक्चर में लूंगा, और फिर एक एक करके अपन जो सेक्शन से एक्चुअल सेक्शन से डिडक्शन के वो शुरू करेंगे। तो उसके पहले प्रिलिमिनरी 1-2 सेक्शन है जो कि यू कैन से कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफाइन करते हैं, कुछ पॉलिसीज ले डाउन करते हैं फॉर क्लेमिंग डिडक्शन इन द लेटर सेक्शंस। ओके, तो सबसे पहले उसमें 80A है, चार्जिंग सेक्शन भी कह सकते हैं आप इसको, जो कहता है इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ द असेसी देयर शैल बी अलाउड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U फ्रॉम हिज ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहां देखो ग्रॉस टोटल इनकम लिखा है, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया ये ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब कौन सा ग्रॉस टोटल इनकम, एलिजिबल ग्रॉस टोटल इनकम।
Then the aggregate amount of deductions under this chapter shall not exceed the GTI. देखो ये अभी मैंने आपको समझाया, एग्रीगेट डिडक्शंस कैन नॉट एक्सीड दी जीटीआई। तो ये जीटीआई भी कौन सा जीटीआई, फुल जीटीआई क्या एलिजिबल जीटीआई, एलिजिबल जीटीआई। ठीक है। देन वेयर द असेसी फेल्स टू मेक अ क्लेम, फेल्स टू मेक अ क्लेम इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम of any deduction under section 10A, 10AA or 80IA to 80RRB, no deduction shall be allowed to him thereunder. Very important point. ये क्या कहता है कि, और इसमें कुछ पुराने केसेस थे एक्चुअली, उसकी वजह से फिर उन्होंने ये सबसेक्शन 3 बनाया कुछ साल पहले। तो इसमें ऐसा है कि 10A 10AA तो आप जानते हो ना, इंटर में पढ़े थे। 10A 10AA आर डिडक्शंस अलाउड टू SEZ यूनिट्स, सेज के जो यूनिट्स होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो यूनिट्स होते हैं, उनको डिडक्शन है 10A 10AA में। 10A तो पुराना हो गया, तो खत्म हो गया, 10AA भी है तो वो। और फिर यहां पर 80IA से लेके RRB, तो चैप्टर 6 से डिडक्शन जो है ये 3 तरह के हैं। इसमें जो सेक्शंस है वो 3 तरह के हैं, 3 कैटेगरीज हम बोल सकते हैं उनको। पहला कैटेगरी जो है वो इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शन है, यानी जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या कुछ खर्चा करेंगे तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, वो एक कैटेगरी है। उसमें 80C से लेके 80GGC तक आते हैं सेक्शंस, C से लेके GGC तक। ये एक्सपेंस बेस्ड या इन्वेस्टमेंट बेस्ड कहते हैं उनको, या तो आप इन्वेस्ट करो कहीं पर या एक्सपेंडिचर करो तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर दूसरा सेट जो है या कैटेगरी वो होता है इनकम अलाउड एज डिडक्शन, यानी इनकम बेस्ड डिडक्शन। अगर आपका इनकम कोई पर्टिकुलर सोर्स या बिजनेस से है तो उसको, यानी इनकम को ही अपन यहां माइनस कर देंगे, एज ए डिडक्शन दे देंगे। तो वो है 80IA से लेकर RRB तक। इनकम विल बी अलाउड एज डिडक्शन, जैसे इनकम फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज 80IA। अगर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रन करते हैं, वहां से इनकम आ रही है तो वो इनकम को ही अपने को डिडक्शन मिल जाता है। इनकम इच जो बिजनेस साइड में हम कैलकुलेट करेंगे उसी को या तो 100% या 50% या जो भी परसेंटेज अलाउड है वो अपन यहां पर माइनस कर देंगे। यानी कहने का मतलब कि इनडायरेक्टली वो एग्जेम्प्ट हो गई, इनकम बिकम्स एग्जेम्प्ट। लेकिन उसको एग्जेम्पशन वर्ड नहीं बोला है, इसको डिडक्शन बोला है। तो इनकम है, पहले कैलकुलेट करेंगे अपन बिजनेस हेड के अंदर या जो भी हेड में आती है, और फिर यहां पर उसको माइनस करेंगे, तो उसको कहते हैं डिडक्शंस, इनकम बेस्ड डिडक्शंस। तो वो ये वाले हैं 80IA से लेके RRB तक। और फिर कुछ एड हॉक डिडक्शंस, जैसे हैंडीकैप पर्सन है तो उसकी इनकम में से इतना पैसा माइनस कर दो, तो उसको एड हॉक भी कहते हैं। तो यहां पर अब पॉइंट ये है कि अगर आप ये इनकम बेस्ड डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हो, यानी आपकी इनकम आई है और डिडक्शन चाहते हो, तो भैया रिटर्न फाइल करके उसमें क्लेम करो, मांगो। खुदा भी कहता है ना, मांगने वाले को मैं देता हूं। अब तुम मांगोगे ही नहीं और तुम कहोगे खुदा ने मेरे को कुछ दिया ही नहीं, खैर तुम मांगना पड़ेगा ना। दुआ में हाथ उठाकर मांगो तो वो देता है, मांगोगे ही नहीं तो वो कैसे देंगे। खैर वो अपने आप भी बहुत कुछ दे देता है, वो अलग बात है, लेकिन अगर जरूरत है तो मांगो ना। जैसे आप एग्जाम में जाने के पहले दुआ करते हो ना, हे भगवान, हे खुदा मुझे अच्छे मार्क्स दिला दे, मुझे सब सॉल्व करवा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, सीए बना दे, ऐसे वैसों को बनाया, अरे कैसे कैसे को बनाया, मुझको भी तो सीए बना दे। मांगते हो ना, यस, तो मांगना पड़ेगा। तो यहां भी गवर्नमेंट वही कहता है, भैया मांगो, क्लेम करो, और वो भी रिटर्न में। सपोज हमने रिटर्न फाइल कर दिया और क्लेम नहीं किया, मालूम ही नहीं था। हो सकता है ना कोई एसएससी उसको डिडक्शन मिलता है, उसको मालूम ही नहीं है, वो सीए के पास गया ही नहीं, अपनी होशियारी मार रहा था, मैं खुद कर लूंगा रिटर्न फाइल, सीए को कौन पैसे देगा। जा भैया, उसने रिटर्न भर दिया, क्लेम नहीं किया। बाद में समझ में आया उसको कि यार मैं तो क्लेम करना भूल गया, सीए के पास गया, बोलता मेरा रेक्टिफिकेशन में केस डालो। तो रेक्टिफिकेशन वगैरह केस डालकर कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं मिलेगा।
तो यहां एक्चुअली एक पुराना केस लॉ ऐसा आया था कि अगर असेसी रिटर्न में फाइल करना भूल भी गया, क्लेम करना भूल गया है, लेकिन बाद में रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन करता है, तो असेसिंग ऑफिसर ने उसको डिडक्शन देना चाहिए। ऐसा केस आया था। तो उसको निगेट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए फिर उन्होंने ये सबसेक्शन 3 को अमेंड करके उसमें लिखा खास कि क्लेम करना जरूरी है। अगर आप क्लेम नहीं करोगे रिटर्न में, तो बाद में आप रेक्टिफिकेशन के थ्रू या अपील वगैरह के थ्रू या रिवीजन के थ्रू क्लेम नहीं कर सकते। ओके, तो रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम करना जरूरी है। अच्छा, ओरिजिनल रिटर्न में भूल गए, कोई बात नहीं, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो ना। यू हैव द चॉइस ऑफ फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न, तो रिवाइज रिटर्न फाइल करो, उसमें क्लेम करो, दैट इज अलाउड, क्योंकि वो भी रिटर्न ऑफ इनकम ही है ना। रिवाइज रिटर्न इज ऑल्सो रिटर्न ऑफ इनकम, उसमें क्लेम कर लो कम से कम। लेकिन उसका भी टाइम लैप्स हो गया, रिवाइज करने का भी टाइम लैप्स हो गया, फिर भूल जाओ, फिर कोई माई का लाल आपको डिडक्शन नहीं दिला सकता। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, सबसेक्शन 4 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी, यानी कि ओवरराइडिंग इफेक्ट। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। कंटेन इन सेक्शन 10A, 10AA और 10B और 10BA, ये सब खत्म हो गए सेक्शंस। 10BA, 10BA सब खत्म हो गए, 10A भी खत्म ही हो गया, समझो 10AA के एग्जिस्टेंस में। और 80IA to RRB, where any goods or service held for the purpose of undertaking or unit or enterprise or eligible business are transferred to any other business carried on by the assessee। यानी हमारा जो एलिजिबल बिजनेस है, मान लो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी या सेल्स का यूनिट, ये एलिजिबल है, वहां से हमने गुड्स ट्रांसफर किया। किसको ट्रांसफर किया? अपने ही दूसरे बिजनेस को, एनी अदर बिजनेस, कैरीड ऑन बाय द असेसी, हमारे ही किसी दूसरे बिजनेस को ट्रांसफर किया। और वेयर एनी गुड्स और सर्विस हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अदर बिजनेस कैरीड ऑन बाय द असेसी are transferred to the undertaking or unit or enterprise or eligible business। यानी उल्टा, हमारा एक दूसरा बिजनेस है, उसमें से कुछ गुड्स वगैरह हमने हमारे एलिजिबल बिजनेस को ट्रांसफर किया। समझ में आ रहा है ना? असेसी के ही दो बिजनेस है, एक एलिजिबल यानी जो ये सेक्शंस में एलिजिबल है, और एक दूसरा है जो एलिजिबल नहीं है, और ये आपस में डील कर रहा है। या तो एलिजिबल बिजनेस से कुछ गुड्स ट्रांसफर कर रहा है नॉन एलिजिबल को, या नॉन एलिजिबल से ट्रांसफर कर रहा है एलिजिबल को। पढ़ लो, फिर इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। एंड द कंसिडरेशन इफ एनी, यानी ये जो ट्रांसफर का जो पैसा है, जो कंसिडरेशन है, फॉर सच ट्रांसफर एज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ऑफ द अंडरटेकिंग और यूनिट और एंटरप्राइज और एलिजिबल बिजनेस डज नॉट correspond to the market value of such goods or services। यानी जो हमने सेल रिकॉर्ड किया या कॉस्ट रिकॉर्ड किया, अगर एलिजिबल बिजनेस से सेल किया है तो सेल रिकॉर्ड किया, एलिजिबल बिजनेस में परचेज है तो कॉस्ट रिकॉर्ड किया, तो ये जो सेल प्राइस या कॉस्ट ऑफ परचेज जो रिकॉर्ड किया है, ये मार्केट वैल्यू को मैच नहीं करता, ये करस्पॉन्ड नहीं करता। तो क्यों? क्योंकि हमने, हमारे ही दो बिजनेस है ना, हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं ना ऊपर नीचे। क्यों करते हैं मैं आपको समझाऊंगा अभी, लेकिन यहां से लिखा है कि अगर वो मैच नहीं करता है, ओके, ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, देन फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी डिडक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन अंडर दिस चैप्टर, द प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ सच अंडरटेकिंग और यूनिट और एंटरप्राइज और एलिजिबल बिजनेस, जो भी आप बोलो उसको, जो एलिजिबल है वो वाले यूनिट का रिकम्प्यूट करेंगे, प्रॉफिट को रिकम्प्यूट करेंगे। ठीक है, द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ सच अंडरटेकिंग or enterprise shall be computed as if the transfer in either case had been made at the market value of such goods or service as on that date। आया समझ में? अपन मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करके फिर प्रॉफिट निकालेंगे और वो प्रॉफिट का डिडक्शन देंगे। समझाता हूं अभी मैं पूरा क्या है, लेकिन पहले वो भी देख लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट वैल्यू। तो एक्सप्लेनेशन में दिया है, the expression market value in relation to any goods or service sold or supplied means the price that such goods or services would fetch if these were sold by the undertaking or unit or enterprise or eligible business in the open market, open market price।
यानी जो मार्केट वैल्यू होता है उस दिन का वो देखेंगे। सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस है जैसे कि पेट्रोल वगैरह है तो उसमें एक लिमिट गवर्नमेंट सीलिंग्स होते हैं ना, तो उसमें ओपन मार्केट वैल्यू नहीं ले सकते। अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो तो गवर्नमेंट का आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसके ऊपर में नहीं बेच सकते, या केरोसिन वगैरह उस पर रिस्ट्रिक्शन होते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्ट्रिक्शन होते हैं, चावल को 2 रुपए में ही बेचना है इवन दो मार्केट वैल्यू में भी 10 रुपीज। तो वो कंसिडर करते हुए सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी। सेकेंड, इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज एक्वायर्ड, तो सेल में अपने को ओपन मार्केट वैल्यू लेना है। अब एक्विजिशन में क्या लेना है, मीन्स द प्राइस दैट सच गुड्स और सर्विस व्हिच कॉस्ट इफ दीज वर एक्वायर्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट, यानी मार्केट से हम परचेज करते तो कितने में मिलता वही, और मार्केट में सेल करते तो कितने में होता, दोनों भी वही लेना है। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ परचेज, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सेल। And in relation to goods or services sold, supplied or acquired means the arm's length price as defined in clause 2 of section 92F of such goods or services if it is a specified domestic transaction referred to in section 92BA। अब यहां इसलिए मैं बीच में रुका, पॉज दिया मैंने, यह समझाना पॉसिबल नहीं है। यहां सिर्फ आप लिख दो चैप्टर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन इंटरनेशनल टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स का मॉड्यूल मैं आपको दूंगा बाद में, तो उसके मॉड्यूल में आपको मिलेगा चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल टैक्स, जो 30 मार्क्स का है ना उसमें। और ये ट्रांसफर प्राइसिंग जो है तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, और उसमें आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालना, उसके मेथड्स होते हैं। तो वो मेथड्स से जो कैलकुलेट होता है आर्म्स लेंथ प्राइस, तो उसको फिर अपन कंसिडर करेंगे एज परचेज और सेल। तो अभी उसको समझने की कोशिश मत करो, अभी बस उसको जाने दो। बस इतना याद रखो कि अगर ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में आएगा, कवर होगा, तो वहां जो आर्म्स लेंथ प्राइस हम निकालते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर के अंदर, तो उसको हम यहां कंसिडर करेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ ये पूरे सबसेक्शन 4 का, वो मैं आपको समझाता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग कैसे, देखो आप, ये मैं हूं एबीसी लिमिटेड, इसने एक एलिजिबल बिजनेस खोला जो कि सेक्शन 10AA में या फिर 80IA से लेकर 80RRB तक जो है उसमें कहीं ना कहीं कवर होता है, और वहां पर उसको 100% डिडक्शन अवेलेबल है फॉर से 10 years, 10 साल तक 100% प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आएगा 100% डिडक्टेबल। यानी 10 साल तक तुम्हारे बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट आएगा उस पर आप कोई टैक्स नहीं पे करेंगे, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको अपन चैप्टर 6A के अंदर माइनस कर देंगे या 10AA में माइनस कर देंगे, तो टैक्सेबल इनकम विल बी 0। तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने तुमको बहुत एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी है ना। लेकिन हम उससे सेटिस्फाइड थोड़ी ना है। गवर्नमेंट ने 100% डिडक्शन दिया, हम उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। हमने कहा नहीं यार, 100% में हमको सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो मान लो कि मेरा ये बिजनेस है ए, दिस इज द नेम ऑफ द बिजनेस ए, एलिजिबल बिजनेस ए। इससे मेरे को प्रॉफिट आता है 120 करोड़। तो वैसे तो 120 करोड़ पूरा डिडक्शन मिल जाएगा एंड द इनकम विल बी निल, मगर मैंने कहा नहीं यार, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लेट्स गो टू माई चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आए तुम मेरे पास, मैं तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुमने कहा सर हम सेटिस्फाइड नहीं है, ये 120 करोड़ का डिडक्शन गवर्नमेंट हमको दे रहा है। मैंने कहा यार तुम्हारा पूरा 100% डिडक्शन है, तुम फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो, ऐसे कैसे आदमी हो यार तुम, इतने ग्रीडी। तुमने कहा यस यस हम बहुत ग्रीडी आदमी है, हमको और चाहिए, और 80 का डिडक्शन चाहिए। फिर मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करो, अब देखो यहां से टैक्स प्लानिंग शुरू होती है।
मैंने कहा क्या बिजनेस तुम्हारा? तो बोले फैक्ट्री है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वहां से हम एक्सपोर्ट करते गुड्स। मैंने अच्छा चलो फैक्ट्री है तुम्हारी, वेरी गुड। रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदते हो? तुमने कहा हाँ हाँ रॉ मटेरियल मार्केट से आता है, फिर हम फिनिश गुड्स बना के उसको बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा अच्छा रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदते हो, अच्छा कितने में खरीदते हो? तो बोलता है साहब है उसका रेट रहता है, आता है 1000 रुपए के आसपास पर टन के हिसाब से आता है। बोलो अच्छा एक काम करो, तुम जाके एक दूसरा बिजनेस खोल लो, बिजनेस बी। तो बिजनेस बी का काम क्या है? सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल जो तुम मार्केट से डायरेक्टली यहां खरीद रहे थे 1000 रुपए में, वो यहां खरीदो। तो वो रॉ मटेरियल देखो, ये रॉ मटेरियल पहले मार्केट से अपने पास आ रहा था 1000 रुपए में पर टन के हिसाब से, अब अपन वो यहां खरीदेंगे, ठीक है। और ये जो यूनिट है वो इस यूनिट को सप्लाई करेगा, यानी मार्केट से खरीदेगा फिर वो यहां से यहां सप्लाई करेगा, तो यहां से इधर आएगा, फिर ये अब इसको सप्लाई करेगा, तो इसको हम बंद कर देंगे, डायरेक्ट परचेज बंद। ये यहां खरीदेंगे, फिर उसने इसको सप्लाई किया, कितने मालूम है? 300 पर टन के हिसाब से। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इसको जो कॉस्ट पहले 1000 रुपए आ रहा था अब 300 रुपए आएगा, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना अपने आप। और ये जो बिजनेस हमारा उसमें लॉस दिखेगा, तो ये बिजनेस में लॉस आ गया, 700 पर टन के हिसाब से लॉस आ गया, है ना। और यहां पे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटलिटी में जो भी इंक्रीज होगा, मान लो 80 करोड़ वहां इंक्रीज कर दिए, तो 120 से अब हो गया 200 करोड़। पहले 120 आ रहा था, लेकिन ये एडजस्टमेंट करने के बाद और नंबर ऑफ यूनिट्स जितने भी टन का यूसेज है, अपना प्रॉफिट हमने बढ़ा दिए 80 करोड़ से उसको इंक्रीज कर दिए। तो पहले 120 था, ना 120 प्लस 80 200 करोड़। और वही जो 80 यहां बढ़ा वो 80 का यहां लॉस आ जाएगा, 700 पर टन आ गया, टोटल में 80 करोड़ का लॉस आ गया इधर। तो समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया? एक दूसरा बिजनेस खोला, रॉ मटेरियल जो हम यहां डायरेक्टली खरीद रहे थे वो अब वहां खरीदेंगे और वो इसको सप्लाई करेगा एट अ मच रिड्यूस प्राइस। तो इसको लॉस क्रिएट हो जाएगा, इधर प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। प्रॉफिट को बढ़ाने से क्या होगा? डिडक्शन है ना भाई, ये तो डिडक्शन है। पहले 120 का डिडक्शन ले रहे थे, अब 200 का डिडक्शन ले लेंगे। सो लेस डिडक्शन 200 करोड़, जितना प्रॉफिट उतना डिडक्शन, तो टैक्सेबल इनकम विल बिकम नील। और वो लॉस जो उधर आ गया उसका क्या करेंगे? उसको बाकी इनकम से सेट ऑफ करेंगे। तो हुआ ना टैक्स प्लानिंग, उसको बाकी इनकम से सेट ऑफ करो और मजे लो, तो वहां भी टैक्स बचा लो। तो इसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन। नाउ यू आर सेटिस्फाइड। फिर एसएससी उठ के गया मेरे ऑफिस से, बोलता है यस यस आप बड़े सीए, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। अच्छा सब जोक है, हाँ, नहीं तो आपको सीए ऐसे काम नहीं करते, प्लीज प्लीज। कुछ कुछ स्टूडेंट्स के फिर मेरे को रिव्यू आते हैं, सर ऐसे आप कर रहे, सीए को बदनाम कर रहे। अरे नहीं भाई, जोक है, जोक रहते हैं, प्लीज किसी को बुरा लगा होगा तो माफ कर देना। आजकल लोगों को जोक भी नहीं समझते। अच्छा चलो आगे चलो, यहां तक समझ में आए? तो ये हुआ। अब गवर्नमेंट को मालूम तो पड़ता है ना कि लोग ऐसा करते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए ये क्लॉज बनाया। तो ये क्लॉज क्या कहता है? क्लॉज ये नहीं कहता कि आप ये एडजस्टमेंट मत करो, क्लॉज ये कहता है ये करो, लेकिन ये डिडक्शन देने के लिए जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेशन ये जो मार्केट वैल्यू था रॉ मटेरियल का उसको लेकर करेंगे। तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन हो गया। एलिजिबल बिजनेस इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम आवर अदर बिजनेस। तो ये 300 में खरीदा, लेकिन 300 मार्केट वैल्यू है क्या? नहीं, मार्केट वैल्यू तो 1000 है, ओपन मार्केट वैल्यू। तो 300 को कट करके अपन 1000 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जब 1000 पे रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। रॉ मटेरियल अगर 1000 पे रिकॉर्ड करोगे 300 की जगह,
कॉस्ट को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो ये प्रॉफिट वापस से कम होके कितना आ जाएगा, 120 पे आ जाएगा अगर अपन मार्केट वैल्यू से कैलकुलेशन करें। तो जो बिजनेस हेड में आपने प्रॉफिट निकाला है, बिजनेस हेड में जो कैलकुलेशन करके, उसको टच नहीं करेंगे, ये 200 ही रहने देंगे, लेकिन जो डिडक्शन के लिए प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करेंगे और वो मार्केट वैल्यू को कंसिडर करते हुए करेंगे, रॉ मटेरियल का मार्केट वैल्यू। तो ये कम होकर 120 आएगा, तो 120 का डिडक्शन, 200 का प्रॉफिट, 120 का डिडक्शन, तो 80 विल बिकम टैक्सेबल। तो पहले नील आ रहा था, अब 80 जो है वो टैक्सेबल बचेगा। तो इधर 80 टैक्सेबल और इधर आपने लॉस क्लेम किया है, तो फिर आप इसको सेट ऑफ यहां करो, यानी बैक टू स्क्वायर वन। यानी वो जो टैक्स एडवांटेज ले रहे थे कि ये लॉस बाकी दूसरी इनकम से सेट ऑफ करके टैक्स बचा रहे थे, वो अब पॉसिबल नहीं होगा। सो यू आर ब्रॉट बैक टू स्क्वायर वन, जो ओरिजिनल होना चाहिए था कि 120 का प्रॉफिट, 120 का डिडक्शन, दैट्स इट। तो अब वापस वहां पहुंच जाओगे उसी सिचुएशन के अंदर, उसी स्टेट में। तो आए समझ में? तो ये वो है सबसेक्शन 4। फिर 5 देखो क्या कहता है। 5 कहता है कि वेर डिडक्शन अंडर ATI टू RRB इज क्लेम्ड। तो ये भी वही है तुम्हारे इनकम बेस्ड डिडक्शंस ऑफ चैप्टर 6A, एंड अलाउड in respect of profits of any business specified under 35AD for any assessment year. No deduction under section 35AD, no deduction under AD in relation to such specified business for the same or any other assessment year will be allowed. कहने का मतलब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिविटी कहते हैं इसको। अब क्या है कि कुछ बिजनेस ऐसे है जो 35AD में मेंशन है, 35AD में 11-13 बिजनेस मेंशन है, वो बी कीपिंग एंड दिस एंड दैट, तो बहुत सारे है ना, देखे थे अपन ने 35AD में। वही बिजनेस अगर आप SEZ वगैरह में डालोगे तो फिर आपको ATI टू RRB भी लग रहा है मान लो, और आपको 35AD भी लग रहा है। 35AD यानी कि वो 100% डिडक्शन फॉर कैपिटल एक्सपेंसेस इन द सेम ईयर। तो यहां कहने का उनका ये है कि अगर आपने ATI से RRB में अगर ये बिजनेस का डिडक्शन ले लिया, एक आध साल में भी अगर ले लिया, कभी भी ले लिया, तो फिर ATI टू RRB तो क्या लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना, जैसे 10 साल 5 साल, होटल इंडस्ट्री बीच में है, था बीच में, अभी तो नहीं है खैर, तो 5 साल 10 साल 3 साल ऐसे डिडक्शन है, और यहाँ 100% वगैरह भी है, तो ज्यादा फायदे का रहता है। तो अगर आप ATI टू RRB में ये बिजनेस का डिडक्शन लोगे, फिर इसका टाइम खत्म हो जाएगा, 10 साल कंप्लीट हो गए, 11वें साल में जो कैपिटल एक्सपेंस आप करोगे तो आप बोलोगे अब मेरे को 35AD चाहिए, यानी इधर का भी बेनिफिट ले लिया और बाद में उधर का भी बेनिफिट लूंगे, तो ऐसा अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपने ATI टू RRB का डिडक्शन कोई भी एक साल में भी अगर ले लिया इस बिजनेस से, तो फिर इस साल और आने वाले कोई भी साल में आपको 35AD का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। और रिवर्स भी होता है, अगर आपने 35AD में डिडक्शन ले लिया कभी, तो फिर आपको ATI टू RRB में डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो भी है, वो ATI टू RRB सेक्शंस में लिखा हुआ कि अगर आपने 35AD का ले लिया तो फिर ATI टू RRB में नहीं मिलेगा, और यहां लिखा है कि I टू RRB में ले लिया तो फिर 35AD में कभी नहीं मिलेगा। सो इट इज वंस अपॉर्चुनिटी, वंस अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ये चूज करो या वो चूज करो, कोई भी एक करो। समझ में आए? जैसे कि दो लड़की तुमको पसंद में आ रही है, तुम बोलोगे मैं पहले इसको गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, फिर देखूंगा, फिर नहीं जमा तो मैं तुमको बना लूंगा। ऐसा नहीं चलता, एक बार में चूज करो। उसको बनाया तो फिर जिंदगी भर उसके साथ रहो, फिर ये आउट, और इसको बनाओगे तो वो आउट, फिर जिंदगी भर इसके साथ रहो। तो ऐसे नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, तो ये ए था। फिर उसके बाद ए बी है। ए बी कहता है कि डिडक्शन टू बी मेड विद रेफरेंस टू इनकम्स ऑफ द नेचर रिफर्ड टू अंडर आई टू RRB इंक्लूडेड इन GTI। तो ये भी वही है, आई टू RRB वालों के लिए ही है ए बी। और क्या बोलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द डिडक्शन अंडर आई टू RRB द इनकम
after setting off any loss, in accordance with provisions of this act shall alone be entitled for deduction. यानी कि जो एलिजिबल बिजनेस है हमारा, और अगर कोई दूसरा बिजनेस है जिसमें लॉस है, तो वो लॉस जो है उसको पहले आप सेट ऑफ करो, और सेट ऑफ करने के बाद यानी नॉन एलिजिबल बिजनेस का अगर लॉस है तो उसको एलिजिबल बिजनेस की इनकम से पहले सेट ऑफ कर दो, और सेट ऑफ करने के बाद जो बचेगा उसका फिर आपको चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलेगा. समझा रहे? जैसे अपन इसको बाद में भी स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक रॉयल्टी इनकम का डिडक्शन है. अगर मैं ऑथर हूं और मुझे रॉयल्टी मिल रहा है तो 80 QQB में डिडक्शन मिलता है ऑथर्स लोगों को रॉयल्टी में से. तो मेरा रॉयल्टी इनकम है, लेकिन मेरा कोई दूसरा लॉस है, तो पहले वो लॉस मेरे को रॉयल्टी इनकम से सेट ऑफ करना पड़ेगा, और सेट ऑफ करने के बाद जो नेट बचेगा, नेट रॉयल्टी जो बचेंगी, उसी का डिडक्शन फिर मेरे को 80 QQB में मिलेगा, नॉट द ग्रॉस रॉयल्टी. आ रहे समझ में? तो ये भी गवर्नमेंट ने क्यों लिखा है कि आप ऐसा मत करो कि इस इनकम को इधर पूरा क्लेम कर लो और वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल सेट ऑफ करो बाकी इनकम से. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो पहले सेट ऑफ करो लॉस, अगर कोई दूसरा लॉस है तो, और अगर वो लॉस सेट ऑफ होता है तो सब्जेक्ट टू ऑल दोज रिस्ट्रिक्शंस दैट वी हैव सीन इन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कि कौन सा लॉस कहां से सेट ऑफ हो सकता है, कहां से नहीं हो सकता. अगर हो सकता है तो पहले उसको सेट ऑफ करो, और फिर जो नेट बचेगा उसका डिडक्शन लो. आ रहा है समझ में? पहले सेट ऑफ करो, बाद में नेट का डिडक्शन लो. और 80AC है फिर कि डिडक्शन नॉट टू बी अलाउड अनलेस रिटर्न फर्निश्ड. रिटर्न फर्निशिंग जरूरी है. कौन से सेक्शंस के लिए? यही 80I to RRB वाले जो सेक्शंस है, इसमें अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है. और ऊपर में जैसे हमने देखा कि रिटर्न सिर्फ फाइल करना कंपलसरी नहीं है, रिटर्न फाइल ड्यू डेट के अंदर होना चाहिए. बिलेटेड रिटर्न नहीं चलता, ड्यू डेट के अंदर होना चाहिए. और 80A में हमने देखा कि उसमें डिडक्शन क्लेम भी करना है. तो उसको दोनों को रिलेट करो तो कहने का मतलब क्या है कि ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये मेरा ड्यू डेट है ऑफ ROI 139(1) के अंदर जो ड्यू डेट होता है रिटर्न फाइलिंग का. तो अपने को रिटर्न इसके पहले भरना है. रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड इन टाइम and deduction claimed in return. डिडक्शन को रिटर्न में क्लेम भी करना है. अगर क्लेम नहीं करेंगे तो बाद में नहीं मिलेगा. और रिटर्न फाइल कब होना चाहिए? टाइम के अंदर होना चाहिए, ड्यू डेट के पहले. सिंपल है, याद रहेगा. वेरी गुड. तो ऐसे ये प्रिलिमिनरी सेक्शंस है जो हमने देखे अभी, और फिर अगले लेक्चर से अपन शुरू करेंगे एक्चुअल डिडक्शंस. तो वो भी एक बार फिर से आपको समझा दूं कि एक्चुअल डिडक्शंस जो है वो पहली कैटेगरी है, 80C से शुरू होती है तो 80GGC तक जाती है. ये इन्वेस्टमेंट या उसको एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शंस भी कहते हैं. फिर दूसरा वो जो अपन ने देखा अभी 80IA टू 80 RRB है, इसमें इनकम बेस्ड डिडक्शंस है. कोई तरह की इनकम है स्पेशल तो उस पर डिडक्शन दिया गया है. और तीसरे होते हैं एड हॉक डिडक्शंस. इसमें कुछ सेक्शंस है लाइक 80U वगैरह. एड हॉक यानी कि ना तो इनकम से रिलेटेड है ना एक्सपेंस से रिलेटेड है. गवर्नमेंट की मर्जी है आपको डिडक्शन देना तो वो दे देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम. कोई भी इनकम हो, खर्चा हो या ना हो, यू आर अलाउड डिडक्शन. एड हॉक. ठीक है. तो इस तरह से अपन फिर शुरू करेंगे और एक एक सेक्शन देखते जाएंगे.